Hello students, welcome to Edicraft Academy. In the last class, we studied about the terms which are important to understand Mendel's experiment. Today we will study about Gregor John Mendel and the reasons for Mendel's success. After that, Mendel's laws of inheritance. Gregor John Mendel, he was the father of genetics. He was born on 22nd July in 1822. He performed hybridization experiment on 7 distinct traits of pea plant, that is Pisum sativum, and then he presented his work in Natural History of Society of Brunn in 1865. ठीक है, this is important. Mendel's work was published where? ठीक है, this is important. Mendel's work was published in Natural History Society of Brunn in 1865. ठीक है, though his work was published in 1866. In 1866 his work was published, but it failed to get attention till 1900. देखो कि वर्क तो 1866 में एक्सपेरिमेंट तक एक्सपेरिमेंट किया था और वर्क पब्लिश भी हो गया था, बट दैट मैगज़ीन वाज नॉट सो पॉपुलर. ठीक है, वो इतना पॉपुलर नहीं था, इसीलिए जो काम था वो भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया. ठीक है, इसीलिए कोई जानता नहीं था ये मेंडल्स वर्क, वो छुपा ही रह गया, पता ही नहीं चला था उसके बारे में. लेकिन बाद में 3 नए साइंटिस्ट ने इसे रीडिस्कवर किया, वापस से सेम चीज़ किया, और उसके बाद ये लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये है. ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट कौन थे? डी व्रिस इन हॉलैंड, कोरेंस इन जर्मनी एंड शेरमैक इन ऑस्ट्रिया. ठीक है, दे रीडिस्कवर्ड हिज वर्क एंड बिगैन टू मेक यूज ऑफ हिज फाइंडिंग्स. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ही वॉज फादर ऑफ जेनेटिक्स, born on 22nd July 1822 to peasant parents, and he was very interested in plant breeding. मतलब प्लांट ब्रीडिंग में ही वॉज इंटरेस्टेड, और इसीलिए उन्होंने ये पी प्लांट के ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. ठीक है, तो मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन 7 डिस्टिंक्ट ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट, दैट इज पिजम सैटिवम, एंड ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून in 1865. ठीक है, in 1900 which 3 scientists rediscovered his work? This is also important. Which 3 scientists rediscovered his work? De Vries in Holland, Correns in Germany and Schermack in Austria. ठीक है, चलो, now what were the reasons of Mendel's success? Why Mendel carried out his experiment on pea plant? He carried out his experiment on pea plant, that is Pisum sativum, because a number of varieties were available with distinct characteristics or traits. ठीक है, number of varieties, we saw that Mendel conducted hybridization experiment on 7 distinct varieties, 7 distinct traits of pea plant, right? यानी a number of varieties were available with distinct characteristics or traits. Which were those varieties? देखो, shape, seed shape, it can be round or it can be wrinkled. ठीक है, seed shape, it can be round or wrinkled. Seed color, it can be yellow or green. देखो, 2 वैरायटी सीड की हो गई है ना, सीड की 2 वैरायटी हो गई. पॉड शेप, इट कैन बी इन्फ्लेटेड और इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड. इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ, और कंस्ट्रिक्शन समझते हो ना, इस तरीके से स्कैलप, उसकी जो मार्जिन्स होगी वो स्कैलप्ड मार्जिन्स होगी. स्कैलप्ड समझते हो, जो इस तरीके से होती हैं, पीस के शेप की होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कैलप्ड. ठीक है, तो पॉड शेप कैसा होगा? इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड. पॉड कलर, इट कैन बी ग्रीन कलर और येलो कलर. ठीक है, फ्लावर कलर, इट कैन बी पर्पल, वाइट. फ्लावर पोजिशन, फ्लावर एंड पॉड पोजिशन, इट कैन बी एक्सिलरी और इट कैन बी टर्मिनल. देखो, एक्सिलरी का मतलब होता है बीच में, स्टेम होगा, उसकी ब्रांचेस होगी उसके बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस, है ना. एक्सिस में से जो निकलेगा दैट विल बी एक्सिलरी. और टर्मिनल यानी एंड पॉइंट पे. ठीक है, कोई भी स्टेम है उसके एंड पॉइंट पे होगा तो दैट इज़ टर्मिनल. ठीक है, एट द टॉप दैट इज़ टर्मिनल, एक्सिलरी. देन स्टेम लेंथ, इट कैन बी टॉल, इट कैन बी ड्वार्फ. ठीक है, तो इतनी सारी 7 वेराइटीज़ हैं, आपको ये वेराइटीज़ याद करनी होंगी.
आपको ये याद करने में, देखो ये आपको ऐसे भी याद रह जाएगा, 2 सीड कलर, 2 सीड, देखो सीड की 2 वैरायटीज़ है, पॉड की 2 वैरायटीज़ है, फ्लावर की 2 वैरायटीज़ है, और एक स्टेम लेंथ। ये हाँ टॉल ड्वार्फ तो ऐसे ही याद रह जाने वाला है। स्टेम लेंथ टॉल ड्वार्फ, ठीक है। सीड शेप, सीड कलर, राउंड रिंकल्ड, कलर येलो ग्रीन, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो। देखो दीज आर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, देखो सीड कलर पॉड कलर ऑपोजिट है ना। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रेसेसिव। पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रेसेसिव, है ना। तो पॉड शेप, पॉड कलर, ठीक है। ये 4 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कि सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। देन फ्लावर कलर, फ्लावर एंड पॉड पोजिशन, फ्लावर कलर पर्पल वाइट, फ्लावर एंड पॉड पोजिशन एक्सिलरी टर्मिनल, स्टेम लेंथ इट कैन बी टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। 7 pairs of contrasting traits, तो रिमेंबर इन्हें याद कर लेना है ना, ठीक है। चलो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस देख रहे थे हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ नंबर ऑफ वेराइटीज वर अवेलेबल विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड इज सेल्फ पोलिनेशन। देखो जो पी प्लांट है इट इज़ बाइसेक्सुअल प्लांट, और बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और इजीली क्रॉस पोलिनेटेड, एक मिनट, क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यानी इजी हो जाता है प्लांट में, ठीक है। कि देखो सेल्फ पोलिनेशन इजीली क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो फ्लावर स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जो स्टेमेंस एंड पिस्टल्स वो कम्प्लीटली कवर्ड है पेटल्स से, इसीलिए सेल्फ पोलिनेशन नॉर्मली हो जाता है। और क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन इजी टू कल्चर, देन परफेक्टली फर्टाइल प्रोजनी समझते हो ना, नेक्स्ट जनरेशन, परफेक्टली फर्टाइल प्रोजनी, हैव शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सपोज कि किसी प्लांट को ग्रोथ में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगते हो, सालों लगते हो, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम स्टडी कर पाएंगे। और अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ होगा तो कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी पॉसिबल है, राइट। तो रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस ये आपको पढ़ने होंगे। क्या है कि नंबर ऑफ वेराइटीज़ अवेलेबल विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट, सेल्फ पोलिनेशन अकर्स नॉर्मली, easily cross pollinated, it is easy to culture, when hybrids are crossed they result in perfectly fertile progeny, they have short period of growth, ठीक है। चलो और ये 7 pairs of contrasting characters ये भी आपको याद करने होंगे, ठीक है। देखो 2 सीड की वेराइटीज़ हैं, 2 पॉड की ट्रेट्स हैं, 2 फ्लावर की ट्रेट्स हैं, एक स्टेम लेंथ की ट्रेट है ना। तो ये आपको पढ़ लेना है। चलो अब आते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पर। लेकिन इससे पहले मेंडल्स एक्सपेरिमेंट समझो कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। देखो स्टेप्स इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, सब में 3 स्टेप्स हैं, ये आपको समझने होंगे कि 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग फॉर्म्स, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग फॉर्म्स को सिलेक्ट करना है। अब ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग क्या होता है, द वेराइटी दैट गिव राइज टू सेम फॉर्म ऑफ ट्रेट फॉर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। मतलब अगर उसका सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो वो सेम वेराइटी नेक्स्ट जनरेशन में वो सेम वेराइटी आनी चाहिए, दैट इज ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग फॉर्म, ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए क्या होता है, the variety that will give rise to same form of trait for a number of successive generation, that is true breeding और pure breeding form, ठीक है। स्टेप 1 सबसे पहले तो ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग फॉर्म्स का सिलेक्शन। सेकेंड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन, और क्रॉस पोलिनेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है।
सेकेंड स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पोलिनेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, यानी जो हमने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए उनका हम क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज की हाइट है, तो हाइट में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस पोलिनेशन करवाना है हमें, वो भी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो हाइट में क्या ले लेंगे हम, एक टॉल प्लांट ले लेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट ले लेंगे और उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, ठीक है। टॉल प्लांट में लेंगे, उसमें भी ट्रू ब्रीडिंग। तो बताइए टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो कौन सा ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग इज कैपिटल टी इज ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी इज नॉट ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। वो आप सेल्फ पोलिनेशन से समझ जाओगे, आप सेल्फ पोलिनेशन कराओ। अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ पोलिनेशन कराओगे तो क्या होगा, तो एक ड्वार्फ आएगा, है ना। सेम वैरायटी नहीं आएगी फॉर सक्सेसिव जनरेशन में, ठीक है। तो समझ गए आप, ट्रू ब्रीडिंग यानी कैपिटल टी क्रॉस पोलिनेशन विद स्मॉल टी। सेम चीज़ दूसरों में ले लो, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, तो कैपिटल आर क्रॉस पोलिनेशन विद स्मॉल आर, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, क्या आएगा, F1 जनरेशन। थर्ड स्टेप इज सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स। जो F1 जनरेशन में जो आया है उसका हम सेल्फ पोलिनेशन सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग, ठीक है, यानी F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एक रेसिप्रोकल क्रॉस भी है। व्हाट इज दिस रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट, ठीक है। मैथ्स में आता है ना, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं, 1/, सपोज 2 है, उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं ना, 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब सेम है। देखो नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज टॉल प्लांट है, देखो क्रॉस करवा रहे हैं अगर हम टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का, तो क्या करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में कि पोलन्स लेते हैं। एक मिनट, देखो टॉल प्लांट क्या करते हैं हम, टॉल प्लांट के जो पोलन्स होते हैं उनमें पोलन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है पिस्टिल ऑफ ड्वार्फ प्लांट पर, ठीक है। समझो टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन्स टॉल प्लांट के लेते हैं और उन्हें ड्वार्फ प्लांट के पिस्टल्स पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका अपोजिट कर दो, कि इसका अपोजिट करेंगे हम तो दैट विल बी रेसिप्रोकल क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल कि ड्वार्फ प्लांट जो होगा, ड्वार्फ प्लांट के पोलन्स को लो और उन्हें ट्रांसफ़र कर दो पिस्टल ऑफ टॉल प्लांट्स पर, ठीक है। टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन्स को लेंगे और उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे पिस्टल ऑफ, ड्वार्फ प्लांट के पोलन ग्रेन्स लेंगे और उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे पिस्टल ऑफ टॉल प्लांट, दैट विल बी रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, उल्टा। यानी यहाँ पर जो नॉर्मली करेंगे उसका उल्टा, दैट विल बी रेसिप्रोकल क्रॉस, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है ऑपोजिट, उल्टा कर देना, ठीक है। समझ गए आप? देखो यहाँ पर ये स्टेप्स आपको आने चाहिए तीनों, ये तीनों आपको समझने चाहिए। देखो यार कितना सिंपल है। सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है, ट्रू ब्रीडिंग, फिर क्रॉस पोलिनेशन, फिर सेल्फ पोलिनेशन, है ना। सिलेक्शन करना है, फिर क्रॉस पोलिनेशन करना है, फिर सेल्फ पोलिनेशन करना है, 3 है। और एक रेसिप्रोकल क्रॉस आना चाहिए, उल्टा। रेसिप्रोकल क्रॉस यानी सीधा बस उसका उल्टा करना है, बस इतना ही है रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। चलो अब हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट समझ गए। अभी इसमें भी 2 होते हैं, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया, तो अब मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे हम, 1 वैरायटी लेंगे, ठीक है। 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन। अगर सिर्फ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके जो एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट विल बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और व्हेन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन, सपोज कि सीड कलर सीड शेप 2 कैरेक्टर ले लिए, है ना, या फिर हाइट एंड कलर ले लिए, ठीक है, समझ गए। अपनी 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन, तब जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब उनके हम रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाईहाइब्रिड क्रॉस से हम समझ सकते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम ये तीनों लॉज
और इनके रिजल्ट्स ये स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो पहले ये स्टेप्स इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हो गए और इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या आए। इन ऑल 7 traits F1 generation resembled only one of the parent. The form of trait expressed was dominant and the one that remained hidden was recessive, ठीक है। सारे 7 traits का हमने किया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि F1 जनरेशन तो जो था इट रिसेंबल्ड वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। F1 जनरेशन रिसेंबल्ड वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है। 2 पेरेंट्स हैं, उन दोनों में से किसी एक को रिसेंबल करता है और जिसे रिसेंबल करता है, जिस ट्रेट को रिसेंबल करता है उस ट्रेट को हमने कहा ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये एक्सप्रेस हुआ है। और जो एक्सप्रेस नहीं, जो जिसको रिसेंबल नहीं किया, हमने कहा कि ये रेसेसिव है, इसीलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। ये समझ जाओ कि इन F1 जनरेशन रिसेंबल्ड वन ऑफ द पेरेंट्स। F1 जनरेशन रिसेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट। द फॉर्म ऑफ ट्रेट एक्सप्रेस्ड वॉज डोमिनेंट एंड द वन दैट रिमेन्स हिडन which was not expressed was recessive, ठीक है। In F2 generation both parental forms reappeared. F2 generation में दोनों parental forms appear हुए and the ratio of dominant to recessive was 3:1. This ratio is very important. Ratio of dominant to recessive was 3:1, ठीक है। चलो results हो गए। अब हम ये देखते हैं कि मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years। हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कब तक चले? फॉर 7 years एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। वाई ही वॉज सक्सेसफुल, ये लॉज वो क्यों दे पाए? क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन पूरा डेटा कलेक्ट किया गया। देखा, हम नंबर्स में बात कर रहे हैं ना, 3:1 रेशियो, हम रेशियोज डील कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि फर्स्ट टाइम कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ था, ठीक है, कि उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया और उस पर से रिजल्ट्स प्रूव किए थे, ठीक है, और मैथ्स यूज़ किया था। ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट में हम रेशियोज, हम नंबर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। चलो सेकेंड वॉज लार्ज सैम्पलिंग साइज़ का मतलब जो सैम्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, ठीक है। 1-2 को लेके नहीं हुआ था, बहुत सारे 500-600, मतलब सैम्पल साइज वॉज वेरी लार्ज, ठीक है। लार्ज सैम्पलिंग साइज। द रिजल्ट ऑफ हिज डेटा प्रेजेंटेड जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। रूल, और इस पर से हमें रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मिले। वो क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। डोमिनेंस एंड सिग्रीगेशन ये दोनों मिले थे हमें इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन से, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये मिला था इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स से, ठीक है। यानी अब तक आपको समझ आ गया होगा वो सक्सेसफुल क्यों था, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक दोनों अप्लाई हुए थे, और सैम्पलिंग साइज वॉज लार्ज, ठीक है। सैम्पल साइज वॉज लार्ज, ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलो स्टेप्स हो गए, रिजल्ट हो गया। अब हम मेंडल्स लॉज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेंडल लॉज, तो सबसे पहले है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं और हम मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो गुड बाय।